तो हम बात कर रहे थे एसिटाइल कोलिन की। जो मेजोर वेसिकल था उसके अंदर ये तीन चीज़ें थी, एसिटाइल कोलिन था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था और प्रोटियोग्लाइकेन था। अब रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन कब होगी? जब एक नर्व इम्पल्स आएगी जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से होती हुई नर्व एंडिंग्स के ऊपर जब आएगी तो ओपन कौन सा चैनल होगा? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी। अब एसिटाइल कोलिन की रिलीज की इनहिबिशन कौन सा पॉइजन कराता है? ये हमारे पास बोटुलिनम जो कि एक टॉक्सिन है, इससे हमारे पास एसिटाइल कोलिन की रिलीज की इनहिबिशन हो जाती है। अब हम थोड़ा इस डायग्राम को ओवरव्यू लेते हैं जिसमें सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन और ये जो हमारे पास कोलिन और एसिटाइल कोलिन ए मिलते हैं, एसिटाइल कोलिन बनता है। एसिटाइल कोलिन किसके अंदर स्टोर होता है? अपटेक हो जाती है और स्टोरेज होती है जिसकी वेसिकल्स के अंदर। ठीक, ये हमारे पास कौन सा वेसिकल है? साइनेप्टिक वेसिकल है। साइनेप्टिक वेसिकल्स कब यहाँ वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल कब ओपन होगा? जब हमारे पास नर्व इम्पल्स यहाँ पर अराइव होती थी और कैल्शियम चैनल बढ़ेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा यहाँ के अंदर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर, और हमारे पास जो सिनेप्टिक वेसिकल है यहाँ पर आके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और फिर इसकी रिलीज हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है वो इसको कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। ये उसका रिसेप्टर है जहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। अब कोलिन की रीअपटेक के लिए हमारे पास कोलिन सोडियम ट्रांसपोर्टर है जो कि इसकी दोबारा रीअपटेक करवा लेती है या इसकी रिकैप्चर करवाती है। अब बाइंडिंग टू द रिसेप्टर में हमने देख लिया कि जब वो अपने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर वहां पर वो जाके ना बाइंड कर देता था। अब डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन का हमने सिर्फ एंजाइम का नाम याद करना है, वो है हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। रिसाइकलिंग में हमने याद देखा था ऊपर डायग्राम में, तो सोडियम कपल्ड हाई एफिनिटी अपटेक सिस्टम, जो कोलिन और सोडियम की इकट्ठे अपटेक हो रही थी, वो जो हमारे पास एक वो बना हुआ था, चैनल बना हुआ था, उसको मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर कोलिन और सोडियम की इकट्ठे, मतलब ये को ट्रांसपोर्टर के जरिए ना ये हमारे पास कोलिन की रीअपटेक होती है। अब हम इनके बात करेंगे रिसेप्टर्स की। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं। मस्कुलिनिक रिसेप्टर ये तीन होते हैं, M1, M2, M3। ये जो M2 होता है ये इनहिबिटरी होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इसे लिपन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ। हम बात करेंगे M1 और M3 की। M1 और M3 के ऊपर जब आके निकोटीन एसिटाइल कोलिन जब आके बाइंड करता है तो फिर क्या होता है? तो M1 M3 में कन्फर्मेशनल चेंज होगी जो कि इंटरेक्ट करेगी G प्रोटीन के साथ। इसको ऐसे ही लेबल कर लेंगे, M1 M3 के ऊपर लगा तो इस M1 M3 के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आई। फिर क्या होगा? G प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट किया, फिर क्या होगा कि फास्फोलाइपेज सी की एक्टिवेशन होगी, जिससे क्या होगा हमारे पास 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट इसकी प्रोडक्शन होगी जो कि एक सेकंड मैसेंजर है, या फिर इनोसिटोल 1 IP3 सिंपल कह दें, IP3 और डैक की हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम की इनकी प्रोडक्शन हुई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन बढ़ा दिया जो कि इंटरेक्ट करेगा अपने एंजाइम के साथ, जो कि उसकी इनहिबिशन कराएगी या फिर उसकी एक्टिवेशन कराएगी। जस्ट सिंपल सा है, इसको देख लें, दोबारा से देख लें। M1 M3 के साथ आके बाइंड किया एसिटाइल कोलिन, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आई। कन्फर्मेशनल चेंज से G प्रोटीन इंटरेक्ट होगी, फिर उससे क्या होगा हमारे पास फास्फोलाइपेज सी की एक्टिवेशन होगी। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो हमारे पास IP3 और डैग हैं उनकी प्रोडक्शन होगी और अपना आगे इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन बढ़ेगा तो आप अपना आगे स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। मस्कुलिनिक एगोनिस्ट की हम बात करते हैं तो पाइलोकार्पिन जो है यहाँ पर, ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एगोनिस्ट है। ये हमारे पास इसको MCQ के लिए देख लें एक दफ़ा कि ये जीरोस्टोमिया या एंड ग्लाउकोमा में यूज़ होता है। ग्लाउकोमा में इसका मेन यूज़ होता है पाइलोकार्पिन का। अब हम देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर की एक खास बात है कि इसके 5 सब यूनिट्स हैं। ठीक, अगर निकोटीन हमारे पास लो कंसंट्रेशन में होगा तो वो हमारे पास निकोटीन जो होगा हमारे पास लो कंसंट्रेशन में होगा तो वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। अगर वो हाई कंसंट्रेशन में है तो वो रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है।
निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, कहाँ पर होते हैं, उसने बताया हुआ कि सीएनएस में होते हैं, एड्रिनल मेडुला में होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में होते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं। ऑटोनोमिक गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जो होते हैं हमारे पास, इनमें ना वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है, जो कि इसने यहाँ पर बताया कि क्या कहता है कि गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं आर सिलेक्टिवली ब्लॉक्ड बाय मैकामाइलामीन, और वेयर एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड बाय एट्राक्यूरियम। अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, पहले हम देख लेते हैं एसिटाइल कोलिन के पहले हम क्या देख लेते हैं कि एक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था शुरू में, चैप्टर के शुरू में ही, कि एसिटाइल कोलिन क्या करता है, कार्डिक का आउटपुट या हार्ट रेट को कम करता है। इसको टेक्निकल टर्म में कहें कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपी कहते हैं इसे। और दूसरा काम क्या करता है एसिटाइल कोलिन, ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम करता है। ब्लड प्रेशर को कैसे कम करता है, वैसोडाइलेशन से कम करता है, क्योंकि ये जो एसिटाइल कोलिन जो है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर होता है। M3 रिसेप्टर के ऊपर M3 रिसेप्टर की जब एक्टिवेशन होती है तो उससे हमारे पास क्या होती है, वैसोडाइलेशन होती है। और वैसोडाइलेशन किस चीज़ से होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड से होती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आ गया, कहता है कि जब हम इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन काजेज वैसोडाइलेशन एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बाय इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कहता है एसिटाइल कोलिन जो होता है ना, M3 रिसेप्टर का एसिटाइल कोलिन जो होता है एक्टिवेट करता है M3 रिसेप्टर को, जो कि एंडोथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल में। कहता है इससे हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होती है फ्रॉम आर्जिनिन। आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन कर देती है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो फिर वेस्कुलर स्मूथ मसल में जो डिफ्यूज़ कर गई थी, वो किस चीज़ को स्टिमुलेट करती है, काइनेज जी की प्रोडक्शन बढ़ाकर। मतलब सिंपल आप ये देख लें, एसिटाइल कोलिन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करवाती है, किस चीज़ से, आर्जिनिन से, और ब्लड वेसल्स की क्या कराती है, वैसोडाइलेशन करवा देती है। हम दूसरे इसके एक्शन देखेंगे, एसिटाइल कोलिन उधर हमने शुरू में क्या कहा था कि जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा दिया, सैलिवेशन को बढ़ा दिया, जीआईटी की सिक्रीशंस को उसने बढ़ा दिया, उसने यूरिनेशन काज करा दी, और ये हमारे पास आंखों में क्या कराती है, हमारे पास मायोसिस काज करवाती है। जहाँ जहाँ मैंने जो पॉइंट्स अंडरलाइन किया, जस्ट ऐसे ही अंडरलाइन करें और इसको ऐसे ही करें। बिथैनिकोल में अगर हम देखें, बिथैनिकोल अब क्योंकि ये कोलिनोमिमेटिक है ना, तो इसने क्या करेगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाएगी ना, सीधी सी बात, और टोन को भी बढ़ाएगी, और यूरिनेशन भी काज कराएगी। थेरेपेटिक एप्लीकेशन में हम वही देखेंगे कि बिथैनिकोल क्या करती है, स्टिमुलेट करती है एटोनिक ब्लैडर को, और पर्टिकुलरली खासतौर पर किसमें, पोस्टपार्टम और पोस्ट ऑपरेटिव, और ये जिसमें यूरिनरी रिटेंशन हो उसमें ये यूज़ होगी। बिथैनिकोल कब यूज़ होती है, जब ट्रीट न्यूरोजेनिक एटोनी एज वेल एज मेगाकोलोन। न्यूरोजेनिक एटोनी कौन सी होती है, जो कि हमारे पास चोट लगे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, तब हमारे पास न्यूरोजेनिक एटोनी होती है, एज वेल एज ये मेगाकोलोन में भी यूज़ होती है। मेगाकोलोन में क्यों यूज़ होती है, क्योंकि ये जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ा देती है। एडवर्स इफेक्ट्स में अगर हम देखें तो इसको उलट कर दें, ये क्या करेगी, ये हमारे पास स्वेटिंग करेगी, सेलिवेशन ज़्यादा कर देगी, फ्लशिंग ज़्यादा कर देगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर को ये और ज़्यादा कम कर देगी, और हमारे पास ये पेरीफ्री में जो वेसल्स हैं उनको ज़्यादा डायलेटेशन हो जाएगी, जिसको हमें फ्लशिंग सी फील होगी। हमारे पास ब्लड प्रेशर कम कर दिया, नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, डायरिया हो गया, और ब्रोंकोस्पैज्म हो गया। अब इसका यहाँ पे इसका ना एंटीडोट लिखा हुआ है, एट्रोपिन। कहता है अगर हमारे पास इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए ज़्यादा बिथैनिकोल की, तो हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। कार्बाकोल में जो मेन पॉइंट्स हैं, ये कार्बाकोल क्या करेगा, मिमिक्स करेगा इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, सीधी सी बात है, ये भी हमारे पास मायोसिस काज करवाएगा, और ये स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन, मतलब कि ना आई एकोमोडेट सही तरह से नहीं कर पाती, इसका एक एक्शन ये भी है। और कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं आई के मसल्स।
अब थेरेपेटिक यूजेस में अगर हम इसके बात करें इसके कार्बाकोल के, तो ये यूज़ होती है, बस ये मायोटिक एजेंट है और ये ग्लाइकोमा में यूज़ होती है। सिंपल सी बात, ये मायोटिक एजेंट है और ये हमारे पास ग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। एडवर्स इफेक्ट में अगर हम ये कार्बाकोल मोस्टली हम ड्रॉप्स की शक्ल में टॉपिकल फॉर्म में देते हैं, सिस्टमिक पेनिट्रेशन होती नहीं है, इसलिए इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत कम है। आगे पाइलोकार्पिन है। पाइलोकार्पिन जो हमने कहा था कि ना, इसका जो मेन यूज़ है वो ग्लाइकोमा में है, क्योंकि ये स्पैज्म करा देती है, स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन करवाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मायोसिस करवाती है और जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको ये कम कर देती है। ये हमारे पास सेलिब्रेशन को भी प्रमोट करती है। जो स्टोजन सिंड्रोम है ये हमारे पास तब होती है जब हमारे पास एक्सट्रीम कम सेलिब्रेशन की प्रोडक्शन हो रही हो, तो तभी हमारे पास स्टोजन सिंड्रोम है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन में हमने देखा कि ये ग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। कौन कौन से ग्लाइकोमा? ओपन एंगल ग्लाइकोमा और हमारे पास एंड एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में, दोनों में यूज़ होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद इन फ्यू मिनट्स होता है। अब ये जो टिमोलोल है, टिमोलोल एक यहाँ से एक हट के चीज़ है, ये ग्लाइकोमिक ड्रग है और ये जितने भी ड्रॉप्स हैं ऑलमोस्ट हर में ये जो एंटी ग्लाइकोमिक ड्रग होती है उसमें ये यूज़ होती है टिमोलोल। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि ना, सेम वही, सेलिब्रेशन ज़्यादा होगी, ब्लड विजन होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, हमारे पास प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। अब इसकी काउंटर टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या यूज़, काउंटर टॉक्सिसिटी ऑफ पाइलोकार्पिन के लिए क्या यूज़ करेंगे? एट्रोपिन। मतलब कोलिनोमिमेटिक का एंटीडोट हर जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एट्रोपिन लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास अल्कोहल है, ये इंडायरेक्ट एक्टिंग है, ये बूस्ट करता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, क्योंकि ये इनहिबिटर है कोलिनेस्ट्रेज का। अब एड्रोफोनियम का जो मेन यूज़ है वो हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ होता है और इसको हम इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ एड्रोफोनियम लीड्स टू रैपिड डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। कहता है अगर हम एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाएं तो फ़ौरन से मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हम एड्रोफोनियम को दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यूज़ करते हैं, कोलिनर्जिक और माइस्थेनिक क्राइसिस। ये इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिक क्राइसिस में को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है? वो हमारे पास एड्रोफोनियम है। आगे हमारे पास है फेजोस्टिगमिन। फेजोस्टिगमिन इंडायरेक्ट एक्टिंग था, ये भी हमारे पास कोलिनेस्ट्रेज की इनहिबिशन करवाएगा। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।